नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। पंचायत में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल बढ़ाने पर चर्चा संभव। देहरादून में अहिल्या स्मृति मैराथन का आयोजन, सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया भाग, विजेता प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, एक दिन में दर्शन का आंकड़ा 70,000 के पार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, विपक्ष को नहीं पता यात्रियों की संख्या में हो रहा इजाफा। खचीमा में लेखपाल संघ के आह्वान पर कार्य बहिष्कार, राजस्व उप निरीक्षकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सरकार से लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी सुविधाओं की मांग। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर अलर्ट, सभी अस्पतालों में फ्लू ओपीडी संचालित करने के निर्देश। मरीजों की फ्री में होगी जांच। दून हॉस्पिटल में संचालित होगा फ्लू क्लिनिक। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून स्थित सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आगामी पंचायत चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। दरअसल पंचायत में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में पंचायतों में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल को 6 महीने की जगह 1 साल तक बढ़ाई जाना संबंधित प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा युवा नीति, महिला नीति समेत तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त किए जाने संबंधित प्रस्ताव, प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमी बनाने को लेकर लेगेसी प्लान ड्राफ्ट, शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी, नंदा गोरा योजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाले वर्तमान लाभ के साथ ही ग्रेजुएट या 12वीं के बाद कोई स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करने पर भी सहायता राशि संबंधित प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। उपनल कर्मचारी के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति तैयार करने संबंधित प्रस्ताव पर भी मोहर लगने की संभावना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आज कैबिनेट की बैठक सीएम धामी की अध्यक्षता में होने जा रही है, कितनी खास है ये बैठक? एसएन पंत, सीएम धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, कितनी अहम है ये बैठक? कौन से वो प्रस्ताव जिन पर मोहर लगने की संभावना? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में अब कुछ ही देर में राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है और इस बैठक में तकरीबन 1.5 दर्जन से भी अधिक निर्णय होने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही साथ अगर हम तमाम विभागों की बात करें या विभागों के प्रस्ताव की बात करें तो एमएसएमई उद्योग निदेशालय की तरफ से जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें सोलर प्लांट लगाने वाले लोगों को एक बड़ी राहत उत्तराखंड सरकार की आज की कैबिनेट बैठक दे सकती है और कैबिनेट हरी झंडी उसको लगा सकती है। और उसमें सबसे बड़ी चीज है कि लैंड यूज के जो 143 करने का प्राविधान था उसको खत्म कर सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पूरे प्रकरण में चाहे वो उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात हो या मृतक आश्रितों को नौकरी देने की नियमावली में संशोधन की बात हो या फिर जो तमाम मांगे लगातार अलग अलग आंदोलन के जरिए तमाम सरकारी कर्मचारी मुलाजिमों की तरफ से सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है, उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो आज के कैबिनेट के निर्णयों पर जनता की नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार उत्तराखंड में धामी सरकार क्या क्या फैसले लेने जाने वाली है और किस तरीके से ये काम होगा। साथ ही साथ जो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के कार्यकाल, प्रशासक
बिठाने के बाद उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था, अभी भी चुनाव की जो तिथियां हैं वो मुकर्रर नहीं हो पाई हैं। तो इसकी उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि प्रशासनिक का अमले का जो कार्यकाल है उसको 6 महीने तक की और बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आज के कैबिनेट की बैठक में काफी महत्वपूर्ण निर्णय होने की उम्मीद है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं देहरादून में आज भाजपा महानगर द्वारा अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बच्चे, युवा, महिला, पुरुषों ने मैराथन में प्रतिभाग किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने मुख्यमंत्री के साथ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मुख्यमंत्री खुद बच्चों के साथ दौड़ते हुए नजर आए। मैराथन के बाद विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि अहिल्याबाई के जीवन के बारे में सबको जानने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वर्षीय जयंती है और 300 वर्षीय जयंती में इस पुण्य आत्मा को समाज के हर वर्ग तक और उसमें खास तौर पर युवा वर्गों के बीच में भी उनकी पहचान और दृष्टि के साथ ये कार्यक्रम आज पूरे स्थान पर हुआ। अहिल्याबाई होलकर जी के स्मृति में ये हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल एंड एमेच्योर प्रतिभागियों ने भाग लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसमें उपस्थित रहे हैं और ये न सिर्फ देहरादून में बल्कि देश के कोने कोने में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर, चरित्र पर, उनके कृतित्व पर उन्होंने क्या क्या काम उस समय 300 साल पहले जन्मी एक ओबीसी परिवार की रानी ने किस तरीके से सुशासन, किस तरीके से अपने सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया, इसको प्रेरित करने का काम इन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए, अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर आज युवाओं ने बड़ी संख्या में, छोटे छोटे बच्चों ने भी, युवाओं ने और सीनियर सिटीजन्स ने भी बड़ी संख्या में, महिलाओं ने, युवतियों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया। और निश्चित तौर पे ऐसे आयोजन लगातार होने चाहिए। इनसे शहर के अंदर एक नागरिकों में ऊर्जा का संचार होता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी है और व्यवस्थाओं में कई कमियां देखने को मिल रही हैं। वहीं विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि विपक्ष को यह नहीं पता कि यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि पहलगांव की घटना के बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत यात्रियों में, श्रद्धालुओं में कमी आ गई है, उनकी संख्या में कमी आ गई है और आपके सरकार में बैठे हुए पदाधिकारी इस यात्रा पर और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने लगे हैं। पढ़िए आप बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय की पोस्ट, आपको पता चल जाएगा कि कितनी खामियां हैं व्यवस्थाओं में। ऐसे में ये अब पहलगाम आतंकी हमले की वजह से हुआ, ये नैनीताल सांप्रदायिक घटना की वजह से हुआ, ये किस वजह से हुआ वो तो सरकार जाने, लेकिन सरकार का जो काम था वो था प्रचार प्रसार करना, वो था उत्तराखंड का एक सुरक्षित उत्तराखंड का मैसेज देना। उसको देने में शायद सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से विफल रही है। पहली बात तो विपक्ष को जानकारी ही नहीं है कि यात्रा लगातार बढ़ रही है और बीच में पहलगाम की घटना के बाद कुछ दिक्कतें आई थी, सरकार ने को संभाला। जब यात्रा ज़्यादा हो जाती है तो अव्यवस्थाओं की चर्चा वहाँ के लोग करते हैं। आज व्यवस्थित यात्रा चल रही है, इसलिए कांग्रेस को संख्या दिखाई नहीं दे रही है। इसके बारे में बद्रीनाथ केदार गंगोत्री यात्रा आप जाएंगे तो प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। व्यवस्थित यात्रा है, इसलिए कांग्रेस के अंदर बौखलाहट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। अब चारों धामों में एक दिन में दर्शन करने का आंकड़ा 70,000 पार हो चुका है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। अब तक 20 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसमें केदारनाथ धाम में 5,77,000 और बद्रीनाथ धाम में 3,98,000 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। बता दें, इस बार चारधाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल से हुआ था। यात्रा शुरुआत में तीर्थयात्रियों की संख्या उम्मीदों से कम रही। इसकी वजह भारत पाक के बीच संघर्ष भी माना जा रहा है, लेकिन अब यात्रा में तेजी आई है। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के साथ ही हेमकुंड साहिब में प्रतिदिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या
बढ़ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, चारधाम यात्रा में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या भी अब बढ़ने लगी है। एक समय था जब भारत पाक के बीच जब तनाव था तो श्रद्धालुओं की संख्या घटी थी, लेकिन अब लगातार बढ़ती चली जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में इस वक्त जो है चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा की अगर हम बात कर लें तो 30 अप्रैल को सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे और इसके बाद 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुले थे और 4 मई को अगर बात कर ली जाए तो बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके साथ ही साथ जो सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब और जिसे 5वें धाम के रूप में उत्तराखंड में भी जाना जाता है, अगर उसकी बात कर ली जाए तो 25 मई को जो है हेमकुंड साहिब के कपाट खुले थे। वहीं अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़ा अब तकरीबन 20 लाख पहुंचने वाला है। तकरीबन 20 लाख के आसपास जो है श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में अब तक जो है 2,80,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ केदारनाथ धाम की अगर बात कर ली जाए तो 6 लाख से अधिक जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 4.5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं जो यमुनोत्री धाम है उसमें अभी तक तकरीबन 2 लाख से ज्यादा अधिक श्रद्धालु जो है दर्शन कर चुके हैं। और इसी के साथ जब 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुले थे तो 25 मई से लेकर अभी तक तकरीबन 8,000 के पार जो है वहां पर भी सिख श्रद्धालुओं का जो है आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी कि कुल मिलाकर जो अभी तक के आंकड़े सामने आए हैं वर्तमान में अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है तो ये तकरीबन 20 लाख का जो आंकड़ा है वो पार होने वाला है। हालांकि शुरुआती दौर में जरूर चारधाम यात्रा ने धीमी रफ्तार पकड़ी थी और रफ्तार पकड़ने के बाद चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी। हालांकि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद थोड़ा जो है लोगों में भय का माहौल हुआ। उत्तराखंड में इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है और पिलग्रिम्स की ये यात्रा कही जाती है। सनातनियों के लिए ये यात्रा बहुत मायने रखती है और अहम भी मानी जाती है। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड की अगर बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में से रोजगार के एक अवसर पैदा होते हैं। चारधाम यात्रा को उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो इससे कई ऐसे व्यावसायिक हैं जिन्हें इस चारधाम यात्रा से रोजगार करने का अवसर मिलता है। हालांकि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद यात्रा में जरूर थोड़ा गिरावट आई थी तीर्थयात्रियों की संख्या में, लेकिन सरकार ने सही समय पर कठोर निर्णय लिया और चारों धामों में जो है सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। यात्रा मार्ग के जो रूट हैं जगह जगह, चाहे हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून की हम बात कर लें जहाँ से चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है, वहां पर भी जो है सुरक्षा बलों की संख्या में इजाफा किया गया। उत्तराखंड पुलिस तो लगातार सुरक्षा में लगी ही थी, यात्रा व्यवस्थाओं को संभालने में लगी ही थी, लेकिन जो है इसके बाद अलग से आर्मी को भी जो है मैदान में उतारा गया। चारधाम यात्रा में जो है स्पेशल ड्यूटी इनकी भी लगाई गई। चाहे बद्रीनाथ धाम की बात कर ली जाए, मंदिरों की सुरक्षा की बात कर ली जाए या ऐसे पॉइंट जहाँ पर यात्री रुकते हैं, रात को ठहरते हैं, जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, वहां पर जो है सरकार ने जो है आर्मी की जो है बटालियनों को तैनात किया। तो साफ सुथरा संदेश सरकार देना चाहती है कि किसी भी तरीके से यात्रा में कोई भय का माहौल ना हो। उत्तराखंड में चारधाम यात्री अगर यात्रा करने आ रहे हैं तो सुरक्षित उनकी यात्रा हो, सुगम यात्रा हो। और इसके साथ ही साथ वो लोग जो चारधाम यात्रा में उत्तराखंड आए हैं वो अपने अपने राज्यों में सुरक्षित रूप से लौटे। तो ये जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद उत्तराखंड सरकार सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलग से फ्लू ओपीडी संचालित करने के निर्देश दिए हैं ताकि खांसी, जुकाम, फीवर से पीड़ित सभी मरीजों का इलाज फ्लू ओपीडी में किया जा सके। हालांकि राज्य के सबसे बड़े राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में अलग से फ्लू ओपीडी संचालित किए जाने में समय लग सकता है। दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि इसी हफ्ते अस्पताल में रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए फ्लू क्लिनिक संचालित कर दिया जाएगा। इसके बाद खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित मरीजों का इलाज अलग से किया जाएगा। रामनगर विधानसभा में ढिकुली के स्थानीय ग्रामीणों ने जल निगम के अधिशासी अभियंता पल्लवी चौधरी से वार्ता की। उन्होंने कहा, गांव में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन लगाई गई, लेकिन योजना अभी तक सुचारू नहीं। स्थानीय ग्रामीण पेयजल किल्लत से परेशान हैं। विभाग द्वारा कई लोगों को 1 रुपए के कनेक्शन बांटे गए जिनकी पेयजल आपूर्ति सुचारू है, जबकि उन उपभोक्ताओं के पहले से पेयजल कनेक्शन थे।
विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते करीब 150 परिवारों को पेयजल किल्लत झेलनी पड़ रही है। पानी के लिए बहुत परेशान है लोग वहाँ। तो इनके द्वारा जो 1 रुपये वाले कनेक्शन बांटे गए, कुछ उनकी दिक्कतें हैं, कुछ इनके बोर में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी दिक्कतें हैं। तो इन बातों को डिस्कस हमने किया था। अभी इनकी एक टेक्निकल टीम आएगी जिसके साथ बैठ के हम वहाँ पर बात करेंगे और मौके पे ही जो है सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। 2-3 दिन में वो टीम आएगी, उसके बाद पानी की व्यवस्था के लिए हम बाकी व्यवस्थाएँ करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, ढिकोली के स्थानीय ग्रामवासी लगातार जल को लेकर के परेशान हैं। आज अधिशासी अभियंता से भी उन्होंने मुलाकात की है, क्या कुछ आश्वासन उन्हें मिला? देखिए सचा जी, मैं आपको बताऊं, गर्मी का सीजन शुरू हो गया है और अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पेयजल का संकट गहराने लगा है। हालांकि जो है इस मामले को लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि ग्रीष्मकालीन सीजन शुरू होने से पहले अधिकारी जो है पेयजल आपूर्ति को लेकर सतर्क रहे। लेकिन लगता है कि रामनगर की स्थिति, क्योंकि जो है कोसी से लगे हुए एरिया है और जो है अगर देखा जाए तो बरसात में लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिस कारण पेयजल की आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो जाती है। रामनगर शहर का भी यही हाल है। अभी जिलाधिकारी ने यहाँ बहुउद्देशीय जनता का मिलन कार्यक्रम किया था, उसमें भी जो है लगातार पानी की दिक्कतें कई इलाकों की आई थी। जिलाधिकारी ने भी निर्देश दिए, लेकिन अभी तो ढिकली क्षेत्र का मामला है क्योंकि कॉर्बेट से सटा इलाका है और क्योंकि जंगलों में जो है जो पानी के हैंड पंप लगे हैं वहां भी जाने में ग्रामीणों को खतरा है, क्योंकि वन्य जीव जो है जंगल की ओर से तो आबादी को रुख कर रहे हैं, इसलिए वहां भी खतरा है। और लगातार इस क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से पेयजल आपूर्ति को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार आश्वासन पर आश्वासन उन्हें मिलते हैं। लेकिन इस बार ग्रामीणों ने कहा है कि यदि उनकी पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था जल संस्थान के अधिकारियों ने सुचारू रूप से नहीं की तो आंदोलन में करेंगे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि बरसात के कारण नदी में जो गंदा पानी आ गया था उससे पाइपलाइनें उनकी चूक हो गई थी और कुछ पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिस कारण ये दिक्कत आई है। फिलहाल अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि गर्मी सीजन शुरू हो गया है और पेयजल की आपूर्ति जहाँ जहाँ बाधित है उनको दुरुस्त करने के लिए टीमों को रवाना किया गया है और अधिकारी खुद भी मौके का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उधम सिंह नगर के खटीमा से खबर है, जहां लेखपाल संघ के आह्वान पर 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया गया, जिसमें खटीमा तहसील प्रांगण में सभी राजस्व उप निरीक्षक बैनर लगाकर कार्य बहिष्कार पर बैठे। उन्होंने एसडीएम के माध्यम से आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद देहरादून को ज्ञापन दिया। राजस्व उप निरीक्षक ने बताया कि अंश निर्धारण के तहत सरकार द्वारा सुविधाएं नहीं मिली, जिससे कार्य करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा 31 मई तक प्रत्येक राजस्व उप निरीक्षक को 5 गाँव का कार्य करना है, लेकिन कार्य करने की समय अवधि हमें कम दी गई है, जो बिना सुविधाओं के होना संभव नहीं। वही राजस्व उप निरीक्षक का कहना है कि सरकार से लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर सुविधाओं की मांग भी की गई है। अंश निर्धारण को लेकर अंश निर्धारण में हमारे सामने बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि अंश इसमें एक तो हमारे 5 ग्राम होगा जो 30-31 मई तक इन्होंने मांगा 5 ग्राम होगा, जो होना असंभव होगा। एक तो हमें इसमें संसाधन चाहिए, जो अब तक हम पहले से भी मांग करते आ रहे हैं संसाधनों की, जो हमें सरकार ने अब तक जो हो उपलब्ध नहीं कराई। एक तो हमें इसमें समय चाहिए और समय के साथ साथ हमें संसाधन भी उपलब्ध कराए जाए। काम करने को हम मना नहीं करते हैं, काम हम करेंगे, काम करने को हम मना नहीं करते। हल्द्वानी का फाइकस गार्डन पर्यावरण और जैव विविधता के संगम की अनूठी मिसाल है। अब यह गार्डन पर्यटकों के लिए खोला गया है। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी के लालकुआं स्थित अपने अनुसंधान केंद्र में 10 साल पहले फाइकस गार्डन विकसित करने का काम शुरू किया था। आज ये उद्यान अलग अलग तरह की फाइकस प्रजातियों का घर है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी के लालकुआं स्थित अपने अनुसंधान केंद्र में 10 साल पहले फाइकस गार्डन विकसित करने का काम शुरू किया था। आज ये उद्यान अलग अलग तरह की फाइकस प्रजातियों का घर है। वन विभाग के मुताबिक ये इस तरह का भारत का सबसे बड़ा उद्यान है। हमने फाइकस गार्डन विकसित किया लालकुआं में। ये 2013-14 में विकसित होना शुरू हुआ था और इस 10 साल के समय में ये देश के सबसे बड़े फाइकस गार्डन के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे लगभग 120 प्रजातियां हैं, जो एक साथ पूरे देश में एक जगह पे फाइकस की इतनी प्रजातियां कहीं नहीं लगाई गई हैं। तो ये हमारे भारत देश का सबसे बड़ा फाइकस गार्डन है और अब इसको बारे में काफी लोगों को जानकारियां मिल रही हैं, तो काफी लोगों के अंदर जिज्ञासा भी है। तो अब जो है यहाँ पे पर्यटक इत्यादि भी आना शुरू होगा।
5 हेक्टेयर में फैला ये फाइकस उद्यान शोधकर्ताओं, छात्रों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक प्रयोगशाला की तरह है। देखिए, जो फाइकस की प्रजातियां होती हैं वो प्राकृतिक और पारिस्थितिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इनको हम इकोलॉजी में बोलते हैं की स्टोन स्पीशीज। मतलब वो प्रजातियां जिनके ऊपर बहुत सारी और प्रजातियां जीवों की, जंतुओं की निर्भर करती हैं, और अगर उनको उस पारिस्थितिक तंत्र से हटा दिया जाए तो वो प्रजातियां गायब हो जाएंगी। तो फाइकस का यही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बहुत अच्छा कार्य वहाँ पे वन विभाग कर रहा है, और उसी कड़ी में उसने जो फाइकस गार्डन बनाया है वहाँ पे, वो मैं समझता हूँ अपने आप में अनूठा है, क्योंकि फाइकस प्रजाति के जो वृक्ष हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति में अपना एक विशेष योगदान देते हैं। तो ऐसे में अगर फाइकस प्रजाति का वहाँ पे गार्डन बनाया गया है और उसके माध्यम से अनुसंधान होगा, उन प्रजातियों में किस तरह के खतरे नए बदलते वक्त में आ रहे हैं उन पर अध्ययन होगा, और कहीं ना कहीं उनके संवर्धन को लेकर क्या हो सकता है, ये सब चीजें वहाँ पर होंगी। तो निश्चित तौर पे पर्यावरण में और प्रकृति में जो फाइकस की जो महत्ता है वो और भी फलीभूत होगी। फाइकस पौधे अंजीर या शहतूत परिवार से संबंधित हैं। इसमें पेड़ों, झाड़ियों और लताओं की लगभग 850 प्रजातियां शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय हैं। फाइकस गार्डन अब पर्यटकों के लिए खुल चुका है। इसका मकसद इस प्रजाति के पारिस्थितिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वहीं उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार आज भी उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश होगी। बादल गरजने के साथ बिजली भी चमकेगी। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लोगों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है और इन चारों जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सिर्फ आज ही नहीं बल्कि अगले 6 दिन तक राज्य में बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार आज प्रदेश के सभी 13 जिलों के अनेक स्थानों पर बारिश होगी। ये बारिश हल्की और मध्यम होगी। इस दौरान बादल गरजेंगे तो बिजली भी चमकेंगी। 29 मई को भी बारिश होगी। कल कुमाऊं मंडल के अनेक स्थानों पर, मैदानी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।